नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल नागपुरी सदानी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग जे टेट का जो नया परिवर्तित सिलेबस है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही के लिए जो है ये बहुत ही उपयोगी होगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने बिल्कुल डिटेल्स में जो है, जो आपका पहला सिलेबस है नागपुरी भाषा सामान्य परिचय, उसका विस्तार क्षेत्र कहाँ तक है, साथ ही उसका उद्भव क्या हुआ, उसका भाषाई महत्व क्या है, इन सारी चीज़ों को बिल्कुल डिटेल में हम लोग देखेंगे। जैसा आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये हमारा नागपुरी भाषा सामान्य परिचय है। फिर इसी में हम लोग आगे देखेंगे, है ना, नागपुरी भाषा का उद्भव एवं विकास, इसके बारे में देखेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको जो है इसका क्षेत्र विस्तार के बारे में भी हम लोग बात करेंगे अच्छा से, ठीक है। फिर इसकी भाषाई पहचान के बारे में बात करेंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, इन पूरे डिटेल में जो है इन सारे प्रश्न का जो है आपको एमसीक्यू जो है मोर देन 100 एमसीक्यू आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे समान परिचय से करीबन 30 क्वेश्चन मिलेंगे, उसी प्रकार से क्षेत्र विस्तार से 30 क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। और इस तरह से प्रत्येक जो खंड में है ना, इससे जो है आपको टोटल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये चैप्टर बहुत ही शानदार होने वाली है, चाहे आप पेपर 1 का तैयारी कर रहे हैं या फिर पेपर 2। ध्यान दें, पेपर 1 के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, पेपर 2 दोनों ही जो है आपके सिलेबस में इंक्लूड है। क्लियर है? तो चलिए बिना हम लोग टाइम वेस्ट किए हुए सीधे सीधे टॉपिक पर चलते हैं। बाकी जो नए दोस्त हैं उनसे गुजारिश है कि आप वीडियो पर बने रहें, आपको समझ में आ गई सारी बात। दूसरी बात यह है कि वीडियो का जो है पीडीएफ प्राप्त करने के लिए जो है आपको जो है बार बार जैसा कि नंबर दिख रहा है, आप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो फिर आप ग्रुप में भी जुड़े, ग्रुप से भी आपको मिल जाएगा, है ना। चलिए, तो आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, आपको वहाँ से भी मिल सकता है। अब बढ़ते हैं लोग सीधे टॉपिक पे आते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा पहला टॉपिक जैसा आप देख पा रहे हैं, नागपुरी भाषा सामान्य परिचय। चलिए, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये बिल्कुल हमने टाइप किया है एक एक करके, तो आपको दिखाई, आई होप एक सारा कुछ दिखाई देगा, ठीक है। तो आते हैं नागपुरी भाषा सामान्य परिचय। ये जो है आपके पेपर 1 to 5 वाला में जो है सामान्य परिचय के बारे में बात किया है। और पेपर जो है ना, पेपर 2 6 to 8 इसमें नागपुरी भाषा के परिचय के बारे में बात किया गया है। तो दोनों ही चीज़ जो है इसमें इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे बोल के आ रहा है, पहला है कि नागपुरी झारखंड कर प्राचीन भाषा में से एक है कि, ठीक है, नागपुरी क्या है, झारखंड का प्राचीन भाषा में से एक भाषा है। दोस्तों, यहाँ पे नागपुरी में लिखा हुआ है और हम इसको हिंदी में आपको समझाते भी जाएंगे। किसी भाई बहन को हिंदी में अगर सॉरी नागपुरी में दिक्कत होगा तो कोई दिक्कत नहीं, अब हिंदी में जो है हम चीज़ों को समझाएंगे, क्योंकि प्रश्न जो है आखिर होता है एग्जाम में आपको नागपुरी में ही पूछेगा, इसलिए हमने नागपुरी में ही टाइप किया है उसको, ठीक है। आगे है, इसमें क्या बोल रहा है देखिए, ये झारखंड कर मुध मुध मतलब मुख्य होता है, मुख्य भाषा एक ही, ठीक है। ये झारखंड का क्या है, मुख्य भाषा है, कौन, नागपुरी, ठीक है। और साथ ही साथ ये झारखंड का प्राचीन भाषाओं में से एक है। आगे बात करते हैं, मैंने प्रत्येक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हाईलाइट कर दिया है, ठीक है, तो आप वहाँ पर ध्यान देंगे। नागवंशी राइज काल में इके राजभाषा का दर्जा मिलल रहे। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। जहाँ पर भी मैं मार्क किया, हाईलाइट किया हूँ, तो समझ जाइएगा, या फिर वहाँ पे आपका जो है किसी भी प्रकार का हाईलाइट या कलर दिखे या फिर उसको जो है थिक किया गया है, तो आप समझ जाइएगा वहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो नागवंशी राइज काल में जो है ना, नागपुरी भाषा को किसका दर्जा मिला था, राजभाषा का दर्जा मिलल रहे। इके सदानी सदरी सादरी गवारी गवली और नागपुरिया कई ठो नाम से जानल जात रहे, मुदा अब इके नागपुरी नाव थीर हो गेलक, ठीक है। इसका कहने का सीधा सीधा मतलब ये है दोस्तों कि
पहले जो है नागपुर, अच्छा, नागपुरी भाषा को जो है क्या क्या, सदानी, ठीक है, उसी प्रकार से सदरी, हाँ, नागपुरी भाषा को सदानी, सादरी, सदरी, गवारी, गौली और नागपुरिया, इन सारे नामों से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, कई एक अलग अलग नाम है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि नागपुरी को इनमें से किन किन नामों से जाना जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। लेकिन अब जो है मुख्य रूप से अगर कहा जाए तो ये एक नाम जो है वह फेमस हो गया और वह अब वही नाम चल रहा है, वह क्या है, नागपुरी। क्या है, नागपुरी। तो नागपुरी नाम थिर हो गलक, मतलब अब स्थिर है, यही नाम अभी फेमस है, यही नाम चल रहा है। अब एके पढ़े पढ़ाए बोल चाल सौवे भाषा में नागपुरी नाम कर व्यवहार होवेला। चूँकि अब जो है आपको स्कूल कॉलेज प्रत्येक जगह जो है यूज़ हो रहा है, पढ़ाई लिखाई सारे चीज़ में अब नाम हम लोग नॉर्मली क्या यूज करते हैं, नागपुरी के नाम यूज करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या कर रहा है कि नागपुरी अपन मूल रूप में सादानी नाव से जानल जाएला। तो अगर बात करें इसका मूल रूप में, तो नागपुरी जो है किस रूप में या किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो मूल रूप में जो है ये सादानी है ना, यानी कि गांव देहात में मूल रूप में जो है इसको हम लोग सादानी के नाम से जानते हैं, सादानी नाम से जानल जाएला। वेरी गुड। आगे है ई सादान मनक मातृभाषा है कि सेले सदानी कहल जाएगा। ठीक है, तो ये सदान लोग का मातृभाषा है। मातृभाषा आप सभी को समझ में आता है, वैसी भाषा जो हम लोग जन्म के बाद जो है अपने उस क्षेत्र में अपने माँ से जो है ना, अपने परिवार से वह भाषा सीखते हैं, तो मातृभाषा कहलाता है। तो जितने भी सदान लोग हैं नागपुर झारखंड में, उनका मातृभाषा, ठीक है, वह क्या है, नागपुरी है। और उसको गांव देहात में जो है या घर में क्या कहा जाता है, सदानी कहा जाता है। ठीक है, तो सदान लोग के बोला जाने वाला भाषा है, इसलिए उसका नाम भी क्या रख दिया गया, सदानी। क्लियर हो गया। चलिए, हिया कर गैर आदिवासी मन के सदान कहल जाएला। तो सदान के कहल जाता है, जो गैर आदिवासी, जो आदिवासी नहीं है, उन लोगों को क्या कहा जाता है, सदान कहा जाता है। क्लियर है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कहता है कि नागपुरी नाव हिया कर स्थानीयता, अस्मिता और परंपरा से जुड़ल है। ठीक है, नागपुरी नाव जो है, नागपुरी कह देने से ही जो है झारखंड के जो भी सदान या गैर सदान लोग हैं, ठीक है, उनके स्थानीयता, अस्मिता और परंपरा से जो है जुड़ल बात हो जाता है। ठीक है, उससे जुड़ जाता है। नागपुरी भाषा जोन क्षेत्र कर संपत्ति थे के, संपत्ति मतलब संपत्ति। ठीक है, तो नागपुरी भाषा जोन क्षेत्र का संपत्ति है, उकर पुराना नाम चुटिया नागपुर रहे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भी जो है मैंने जहाँ पर भी हाईलाइट किया है, समझिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा, नागपुरी भाषा जिस क्षेत्र का संपत्ति है, ठीक है, जहाँ से ओरिजिन हुआ है, जहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, उस क्षेत्र का, उस गाँव का पुराना नाम क्या था, चुटिया नागपुर। क्या था, चुटिया नागपुर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा इसको। आगे है नागवंशी मनक एहे चुटिया नागपुर ठाव काल क्रम में क्या हुआ, काल क्रम में या काल क्रम कर बहाव या बदलाव में नागपुर नाम से जानल गेलक। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि नागपुरी जिस भाषा का जहाँ से ओरिजिन हुआ, जिस क्षेत्र से, ठीक है, उसका नाम जो है वह क्या था, चुटिया नागपुर। शुरू में नाम क्या था, चुटिया नागपुर। क्लियर है। लेकिन समय के साथ बदलाव हुआ, नाम भी धीरे धीरे बदलाव होता है। तो चुटिया नागपुर को चुटिया नागपुर न कह के सीधे सीधे नागपुर कहा जाने लगा बाद में। बात समझ में आ गया। सीधे सीधे बाद में जो है समय के साथ बदलाव होता चला गया और उसको नागपुर नाव से जो है वह जाना जाने लगा। क्लियर हुआ। और यही कारण है बाद में कि उसका जो भी भाषा संस्कृति जो भी था, उसको आज केवल नागपुर में, मतलब उस नागपुर क्षेत्र में बोले जाने वाला जो भाषा संस्कृत था, उसको आज नागपुरी के नाम से वर्तमान समय में भी जाना जाता है। क्लियर है। और बाद में वही धीरे धीरे करके पूरे झारखंड में फैला। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पार्ट देखिए क्या कह रहा है। इसमें कहता है कि नागपुरी कर
बाबैत वैसे तो ढेर विद्वान और बुद्धर्मन बरन बरन कर विचार दे हैं, मुदा एकर में सबसे सुपटौआ विचार फादर पीटर शांति नवरंगी कर बुझाएला, है ना। यानी कि नागपुरी भाषा के बारे में जो है बहुत सारे अलग अलग विद्वान लोग थे, है ना। इन्होंने बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जो है बातें बताई है ना, इनके विकास के बारे में या फिर इनके इतिहास के बारे में, ठीक है, इनके जो भी संस्कृति है उसके बारे में। लेकिन इनमें से सबसे जो सटीक जो बैठता है वह किनका बात है, फादर पीटर शांति नवरंगी का, ठीक है। इनका क्या मानना है, केवल इन्हीं का नहीं, हमने प्रत्येक लोगों के बात देखेंगे, लेकिन फादर पीटर शांति नवरंगी ने क्या कहा उसके बारे में पहले देखते हैं। उनके अनुसार छोटा नागपुर कर जंगल पहाड़ में एखनो ढेर पुराना बस्ती और गढ़ मन भेटाएना। उनके अनुसार वो क्या बोलते हैं कि अभी भी छोटा नागपुर का जो जंगल पहाड़ है उसमें बहुत सारा अभी भी ढेर पुराना बस्ती और गढ़ जो है वह मिलता है, ठीक है, राजाओं का गढ़ वगैरह जहाँ पे लोग रहा करते थे। इसी में आगे क्या कहता है कि सोनपुर, है ना, सोनपुर परगना, जहाँ पर भी हाईलाइट किए हैं देखिएगा, तो सोनपुर परगना का पुराना गढ़ जहाँ किस वंश का राजा थे, दीत वंश का राज हुआ करता था। तो याद रखिएगा सोनपुर परगना में जो पुराना गढ़ था वहाँ पे पहले दीत वंश का राजा राज कर रहे थे। तो उकर से थोड़ा सा दूरी में, है ना, उकर से कटिक दूर में कौन सा पहाड़ है, पेटी पहाड़ है ना, पेटी पहाड़, ठीक है। कर हेठे दोसर गढ़ मन भी भेटाला। उनके अनुसार जो है वो क्या बोल रहे हैं कि सोनपुर परगना जहाँ पे पुराना गढ़ था वहाँ जाके दीत वंश का राज हुआ करता था, उसके थोड़ा दूर में जो है पेटी पहाड़ के नीचे भी जो है आपको अलग अलग प्रकार के और भी गढ़ मिलते हैं, ठीक है। अब हम बोलिएगा सर आप ये सब क्यों बता रहे हैं, ठीक है, तो ये हम लोग जीके नहीं पढ़ रहे हैं, है ना, हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन नागपुरी भाषा का समान परिचय पढ़िएगा कि नागपुरी भाषा का उद्भव कैसे हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, तो आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसको आपको थोड़ा विस्तार से जानना पड़ेगा। तो क्या हुआ कि इन सारी जगहों पर जो है, ठीक है, जहाँ पर ये गढ़ वगैरह है, यहाँ का संस्कृति से ये मेल खाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसी में देखिए क्या बोलता है। तो पेटी पहाड़ के ऐसे दोसर ग्रहों मन भी भेटाएला, ईसन ठाव मने औरो और जगन भी मिले ना, ये बस्ती और गढ़ के कर रहे, ठीक है, ये विचार आता है उनके हिसाब से। तो वो कहते हैं अपने विचार से कि ओहे निषाद मनग होई जेकर वंशज देहात गांव में बसेक वाला सदान कहाई वाला आदमी मन है कहे, ठीक है। तो उनका कहने का मतलब ये है कि ये जो दीत वंश के जो राजा हुआ करते थे और उसके अगल बगल में और भी गढ़ वगैरह लोग था, तो वहाँ पर राज करने वाले, वहाँ पर रहने वाले लोग, है ना, उन्हीं के जो वंशज हैं, ठीक है, जो बाद में ये जो गांव देहात में आकर के बसे होंगे, क्लियर है कि नहीं है, तो उन्हीं का ये जो गढ़ है या जो संस्कृति है ना, ये उन्हीं का देन है या उन्हीं का होगा, इनका मानना है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, ठीक है। आगे अगला व्यक्ति हैं, वह कौन है, पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी। उनका क्या विचार है, ठीक है। तो प्रत्येक जो कि यहाँ पे पूछ सकता है कि किस व्यक्ति के विचार के हिसाब से जो है, किस लेखक के विचार के हिसाब से जो है ये बात मेल खाता है, या फिर ये बात किनके द्वारा कहा गया है, इस तरह से कुछ भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी का विचार, है ना, क्या था, तो उनका विचार जो है शरद चंद्र राय का जो उल्लेख है उनके हिसाब से वे बोल रहे हैं कि शरद चंद्र राय ने एक उल्लेख किया था कि उराव जाइत कर सामाजिक व्यवस्था मजबूत करे के लिए, है ना, क्या कर रहा है कि शरद चंद्र राय उल्लेख किए हैं कि उराव जाइत कर सामाजिक व्यवस्था मजबूत करे के लिए लोहरा महली गोड़ाइत घासी कुम्हार मनक जाइत भेटाइना। समझ में आया कि नहीं है। तो उराव जात की सामाजिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ये कुछ जाति जो है लोहार महली गोड़ाइत घासी कुम्हार ये जाति सब भेटाना है, और वो ये कहते हैं कि यही जाइत मन जो है सदान कहलाना, यही जात लोग क्या है, सदान कहलाता है। मतलब ये लोग जो है वह उराव मुंडा जो जनजाति लोग हैं, है ना, उनके बीच में भी ये लोग रहते थे, है ना, कि उनसे पहले ही ये लोग मतलब यहाँ पर निवास करते थे। और अब बाद में क्या हुआ कि जब जनजातीय लोग आए, ठीक है,
तो उनके बीच में इस लोग भी या इनके बीच में वे रहते थे। ठीक है। वैसे अभी के समय में अगर बात करें, अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे जो है सादान आपको जो है झारखंड में देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसमें आप अगर देख रहे हैं तो वैसे और जाइत मन जो है जेकर में कुर्मी, महतो, कोयरी, कुशवाहा कह सकते हैं, तेली, गुप्ता, सोढ़ी, ब्राह्मण, राजपूत। व्यवसाय में आगे देखेंगे तो लोहार, बढ़ई, कुम्हार, सोनार, नाई, धोबी, हलवाई, ग्वाला, ये सब जो है अभी के समय में क्या है, ये अपने आप को सादान कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो ये सब लोग सादान के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए, उराव मनक माझे ईमन कहिया से हैं, ई कहे कठिन है ना। वो योगेंद्र नाथ तिवारी जो है, सॉरी, पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी कहते हैं कि उराव लोग के मध्य जो है, ये जो आपने देखा, लोहरा, महली, गोड़ैत, घासी, कुम्हार, है ना, ये लोग जो है उराव लोग के बीच में कब से हैं ये तो कहना मुश्किल है। ठीक है, लेकिन वो क्या कह रहे हैं वो देखिए, उनका मानना है कि ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन हिया कर ढेर पुराना सभ्यता कर चीन भेटाए ना, जैसे कि मांडर थाना में कोयल नदी का अर्रा। ठीक है, अभी भी जो है ये सारा कुछ जो है ये आधुनिक समय में ये मिला है कि मांडर थाना में कोयल नदी के अर्रा मतलब किनारे होता है, ईंट का दीवार जो है नेव मिलता है। ठीक है, कितना 16 बाई 10 बाई 3 मतलब ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। ठीक है, जो जिसको नहीं समझ, हालांकि सभी लोग को ये बात समझ में आता होगा, है ना। 16 बाई 10 बाई 3 का मतलब ये है लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट। तो 16 ये है ना फीट में होगा या इंच में होगा। ठीक है, तो 16 बाई 10 बाई 3 लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो इस डायमेंशन का जो है ईंट का नेव जो है मिलता है कोयल नदी के किनारे, है ना, कहाँ, मांडर थाना क्षेत्र में। और ये लोहरदगा थाना क्षेत्र में है, और जो कौन सा जगह में है, विराटपुर। ठीक है, तो ये विराटपुर का ईंट जो है वह इस डायमेंशन का आपको मिलेगा। आगे है कोराम्बे कर प्रसिद्ध वासुदेव रायकर मूर्ति, है ना, और बेड़ों का शिव मंदिर, टांगीनाथ का त्रिशूल, ये सारा कुछ जो है बहुत पुराना सभ्यता को आपको दिखाता है। सोच में है कि नहीं है? जो कोई फिलहाल का कोई सभ्यता है नहीं, बहुत पुराना सभ्यता है। तो ये सारा चीज सबूत देता है। ठीक है, और इन सारे सबूतों के आधार पे हम ये बोल सकते हैं, ये सारा सबूत के आधार पे हम बोल सकते हैं कि पुराना परिया से यहाँ सौभ जात और संस्कृति मन आए। मतलब बहुत पुराना परिया से यहाँ बहुत अलग अलग सारा जात और संस्कृति यहाँ पे था। जब जाइत रहे तो कर भाषा भी होबे करी। ठीक है, उनका मानना है कि जब यहाँ पे अलग अलग जाति थे, है ना, तो उनका भाषा भी होगा ही होगा। और बुझाएला यह भाषा गोटे गोटे पसरल रहे, और ऐसा लगता है कि यही भाषा जो है सभी जगह क्या था, फैला हुआ था। ये किनका मानना है? ये मानना है पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी जी का। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट बीपी केसरी का। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, इन सारे लोगों का प्रश्न जो है इनसे रिलेटेड जो है आपसे नॉर्मली पूछा जाता है। इनके वक्तव्य, इनका जो बुक से रिलेटेड जो भी है, तो जो भी पॉइंट बताया जा रहा है इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा डिटेल में चल रहे हैं। अगर ऊपर ऊपर पढ़िएगा फिर कोई फायदा होगा नहीं। तो डॉक्टर बीपी केसरी के मुताबिक नागपुरी क्षेत्र कर पूर्णा इतिहास जीवंत और प्रभावशाली रहे, और नागपुरी भाषा भाषी आर्य मनकर पूर्णाय पर्या से हिया कर माटी पानी में एकाकर हो गेलक। ठीक है, तो बीपी केसरी जो है वो बोलते हैं कि नागपुरी क्षेत्र का इतिहास जो है बहुत जीवंत है। जीवंत कहने का मतलब है कि अभी भी जो है इतिहास बहुत पुराने समय से चल रहा है, और अभी भी नागपुरी पूरे भारत झारखंड में फैला हुआ है, और ये काफ़ी प्रभावशाली भी है। कारण क्या है आगे जाकर हम लोग देखेंगे।
ठीक है, कि नागपुरी जो है भले ही कोई भी जनजाति, प्रत्येक जनजाति के लोग जो है नागपुरी भाषा जानते हैं, जो कि नागपुरी जो है वह सभी जनजातियों के मध्य जो है एक सेतु का काम करता है, पुल का काम करता है। कैसे? अगर मान लिया कोई एक नागपुरी कोई जनजाति जो है कोई दूसरा जनजाति का भाषा नहीं जानता है, ठीक है, और उससे बात करना है तो फिर वो क्या करेगा? तो नागपुरी में बात करेगा, सीधा सा बात है। क्लियर है? तो बीपी केसरी का मानना है, बीपी केसरी क्या बोलते हैं कि जो आर्य लोग जो थे यहाँ बहुत पहले आए, ठीक है, और ये नागपुरी भाषा जो है आर्य लोगों का ही भाषा है, ऐसा उनका मानना है। क्लियर है? चलिए आगे डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज के का क्या वक्तव्य है उनके बारे में बात करते हैं। तो डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज ये कहते हैं कि उनका एक शोध है, ये शोध भी याद रखिएगा, उनका शोध प्रबंध लोक साहित्य का कर आभारोक्ति, ठीक है ना। तो डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज अपन लोक प्रबंध नागपुरी लोक साहित्य का आभारोक्ति में जो है नागपुरी भाषा कर बाबत कई हैं कि हियाँ कर विभिन्न प्रकार कर जन जाइत रहे ना और मनक आपन भाषा साहित्य है, मुदा इमन ले नागपुरी भाषा एगो पुल या फिर सेतु तैर काम करेला। ई भाषा कर बगैर ई क्षेत्र में केकरो काम चलेगा मुश्किल है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी प्रश्न जो है कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, कई बार पूछा जा चुका है। तो भुवनेश्वर अनुज जो है वो क्या बोलते हैं, अपने शोध प्रबंध जो नागपुरी में उन्होंने शोध लिखा था उनमें जो है उन्होंने इस बात को जिक्र किया है कि यहाँ पे बहुत तरह के जनजाति जो है आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अभी तो करीबन 40-42 के आसपास भी जनजातियाँ हो चुकी हैं, पहले 32 हुआ करती थी। तो सारी जनजाति जो हैं, इन सारी जनजातियों का जो है आपस में, अलग अलग जनजातियों को आपस में एक दूसरे को बात करने के लिए जो है ना, वह सेतु का काम करता है। कौन? नागपुरी भाषा। कैसे सेतु का काम किया कि मान लिया कि कोई है ना, अगर उसको मुंडारी नहीं आ रहा है, या मान लिया कोई मुंडारी है उसको कुड़ुख नहीं आ रहा है, या फिर कोई और संथाली नहीं आ रहा है, ऐसे केस में जो है वो आपस में बात करने के लिए नागपुरी भाषा का काम करते हैं। और इस तरह से नागपुरी भाषा जो है एक सेतु का काम किया, जो एक भाषा को दूसरे भाषा से जोड़ने के लिए, या फिर हम लोग कहें कि एक व्यक्ति जो है जो भाषा नहीं जान रहा था, कोई दूसरा जनजाति भाषा, वो आपस में बात करने के लिए बना, ठीक है। और इस तरह से हम बोल सकते हैं कि बिना नागपुरी भाषा का जो है जो जनजाति भाषा, अलग अलग जनजाति क्षेत्र के लोग हैं, किसी का काम चलने वाला नहीं है, जो कि यहाँ पर जनजाति और सादानी सारे लोग मिलजुल कर रहते हैं, और फिर आपस में जो भी कार्य है उसको करने के लिए नागपुरी भाषा अनिवार्य है, उनका ऐसा मानना था। तो ये बात आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि नागपुरी भाषा एगो पुल या सेतु तैर काम करेला, ये बात किसने कहा है, ठीक है। तो ये भुवनेश्वर अनुज का वक्तव्य है, ठीक है। आगे है नेक्स्ट पर्सन कौन है, देखिए। तो नेक्स्ट पर्सन आपके सामने है फादर बुकआउट, ठीक है। फादर बुकआउट के बारे में बात करते हैं। तो फादर बुकआउट यह सच कर झरोखा के होले के कहलें कि अगर नागपुरी कर पूर्णा स्वरूप के मानल जाए तो ये बात साबित हो जाएला कि छोटा नागपुर में आर्यमन बहुत पहले आकर बसल जाए रहे, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि झारखंड में आर्य लोग नहीं आए थे, ठीक है। तो फादर बुकआउट का ऐसा मानना है, ठीक है, चूँकि सदान लोग जो है वह आर्य के ही वंशज है, ऐसा इनका मानना है कि आर्य लोग जो है बहुत पहले झारखंड में आए, बसे, ठीक है, और नागपुरी भाषा का स्वरूप जो है वहीं से मिलता है, उन्हीं का देन है। क्लियर है? ये फादर बुकआउट जो है ये मानते हैं। क्लियर है? आगे है डॉक्टर कुमारी बासंती। क्लियर है? डॉक्टर कुमारी बासंती ये अभी वर्तमान समय के काफ़ी, एक तरह से आप कह सकते हैं, फेमस लेखिका हैं। तो डॉक्टर कुमारी बासंती का मत है कि नागपुरी भाषा झारखंड में जनजातीय भाषा मनकर संगे और वो मनक आपसी सहयोग से अपन विस्तार करलक। ये बोलते हैं कि नागपुरी भाषा जो है झारखंड में और भी जो जनजातीय भाषा है उनका आपस में तालमेल है, समझ में, और उनके आपसी तालमेल से, उनके सहयोग से ही जो है ये नागपुरी भाषा आगे विस्तार किया, ठीक है। ये सब यहाँ कर नागपुरी उरांव और मुंडारी गीत में साफ दिखेला। अब ये बोलते हैं कि जो है जो संस्कृति है नागपुरी का,
ठीक है। जो नागपुरी का भाषा संस्कृति है ये आपको उरांव मुंडारी गीत सब में भी मिलता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो मुंडारी, जो लोग मुंडारी बोलते हैं, जो लोग उरांव कुड़ुख बोलते हैं, ठीक है, इनमें जो है बहुत सारा नागपुरी भाषा सीधे सीधे आपको मिलेगा। ठीक है, यानी कि नागपुरी भाषा जो है वह उनके मुंडा उरांव का जो गीत है या उनकी भाषा है उसमें आपको शामिल मिलेगा। या फिर नागपुरी में भी कुछ ऐसे मुंडारी या कुड़ुख या कुछ ऐसे भाषा हैं जो डायरेक्ट आपको नागपुरी में देखने को मिलेंगे, यानी कि आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, समझ में आ रहा है, आपस में लोग एक दूसरे से शुरू से ही बात विचार करते थे। तो भाषा जो है कुछ ऐसी भाषाएं, सॉरी, कुछ ऐसे शब्द है जो आपस में जो है कनेक्टेड होता है। क्लियर है? ये तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये लोग जो है नागपुरी को बहुत पहले से जो है एक सेतु के रूप में मानते हैं। नागपुरी को बहुत पहले के से जो है वो लोग भी यूज करते हैं, इनका ऐसा मानना है। अर्थात जो जनजातीय भाषा थे, जो जनजातीय लोग थे, वे लोग भी नागपुरी का यूज करते थे और उसका सपोर्ट करते थे, ऐसा डॉक्टर कुमारी बासंती का कहना है। अब बात आपको क्लियर हो गया होगा। तो इनके अनुसार जो है ई लखे इतना तो बेगर कोनो शक सुबह कर कहल जा सकेला कि झारखंड कर बहुते पुराना भाषा है के नागपुरी, और संगे है हिया कर संपर्क भाषा भी के। अब यहाँ पर दो बात तो है कि नागपुरी बहुत पुराने समय से, आर्य लोगों के समय से चला रहा है, तो हम कह सकते हैं बहुत पुराना भाषा है। और ये संपर्क भाषा है, क्यों? क्योंकि अभी अभी हमने जस्ट बात किया है कि संपर्क भाषा क्या होता है, जो कि अलग अलग जनजातियों को आपस में बात करने के लिए जो है अगर वे यूज करते हैं तो नागपुरी भाषा यूज करते हैं। हिया कर आदिवासी मन एक दोसर भाषा के नहीं जाने तो ई मनक माझे संवाद करे के लिए है ना वो नागपुरी भाषा के यूज करल जाएला, और यह कारण है कि के ई मनक संपर्क भाषा मानल जाएला और एखनो एकर प्रयोग होवेला। ठीक है, इतने नहीं, कई ठो आदिवासी मन तो मातृभाषा है कि, है ना, बहुत सारे आदिवासी लोग का तो ये मातृभाषा है, मतलब शुरू से, मतलब जन्मने के साथ जो है 1-2 साल में ही, 3 साल में जो है जन्मने के साथ ही लोग जो है वो तुरंत सीख नहीं लेते हैं अपनी जो भी भाषा है, जनजातीय भाषा है। ठीक है, वो लोग पहले क्या सीखते हैं, मातृभाषा के तौर पे वो नागपुरी ही सीखते हैं। समझ में आया कि नहीं है? तो बहुत सारे ऐसे आदिवासी लोग हैं जिसका नागपुरी अर्थात सदानी भाषा ही क्या है, मातृभाषा है। अब वो लोग में से कौन कौन लोग हैं जरा वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, चीक, बड़ाइक, लोहरा, खेरवार, असुर, बिरजिया, कोरबा कर संगे गोड़ाइत, महली, तूरी, पांड मनकर मातृभाषा नागपुरी के। तो याद रखिएगा, यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछ देगा ऑप्शन में कि इनमें से कौन सी जनजाति का मातृभाषा नागपुरी नहीं है। अब इसमें से तो 3 ऑप्शन दे देगा सही, और एक ऑप्शन जो है कोई और को डाल देगा। समझ में आए कि नहीं है? उसे मान लिया कि हो को डाल दिया, संथाली, ऐसा कुछ भी डाल दिया, तो अब यहाँ से जो है कोई 3 को सही डिटेक्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि नागपुरी भाषा जो है कौन कौन सा जनजाति ये लोग हैं, है ना, तो उसका नागपुरी भाषा जो है मातृभाषा है। तो ये जो चीक, पड़ाइक, लोहरा, खेरवार, हालांकि ये लोग सारे अपने आप को सदान ही मानते हैं। ठीक है, तो इन सारे लोगों का मातृभाषा क्या है? नागपुरी। क्लियर है? कई जगह तो उरांव, मुंडाओ मन मातृभाषा का रूप में नागपुरी का प्रयोग करें ना, मतलब बहुत जगह तो अभी भी मुंडा और उरांव लोग हैं जो मातृभाषा के रूप में जो है नागपुरी का यूज करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। अभी अब मॉडर्नाइजेशन के समय में अगर देखेंगे तो बहुत जगह तो ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि लोग क्षेत्रीय भाषा जो है उनके अभी के बच्चे जो है या को सिखा नहीं रहे हैं। ठीक है, या तो थोड़ा बहुत इंग्लिश हिंदी सीख रहे हैं, नहीं तो फिर लोग क्षेत्रीय भाषा के बारे में या जो जनजातीय भाषा है वो सीख ही नहीं रहे हैं। समझ में आए कि नहीं? तो अभी बहुत ऐसे कुछ समय पहले से, या फिर कहें कि पूर्वज लोग तो को पता था, लेकिन अभी बहुत सारे लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, नागपुरी को ये जो है अपना ये मान चुके हैं, मतलब मातृभाषा। ठीक है, शुरू से ही जो है नागपुरी को सीख रहे हैं, सुन रहे हैं। क्लियर है? हालांकि सभी को अपना क्षेत्रीय भाषा या जनजातीय भाषा उसका सम्मान करना चाहिए और सीखना चाहिए। ठीक है, संस्कृति का जो है हमेशा सम्मान करना, संरक्षण करना, ये हम सभी का दायित्व है, चाहे आप किसी भी जनजाति या किसी भी क्षेत्रीय भाषा जानते हैं या फिर उसको मानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है,
वो देखिए, तो पहिल शताब्दी में 1900 से, है ना, पहिल शताब्दी से 1947 ईस्वी तक तो ये आधिकारिक रूप से झारखंड का राजभाषा रह चुकी है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से बोल देगा इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है या कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो याद रखिएगा, पहली शताब्दी से, है ना, आपने झारखंड का इतिहास पढ़ा होगा, ठीक है, तो आपने देखा होगा, है ना, कि पहला नागवंशी जो राजा थे उस समय से, यानी पहली शताब्दी से लेकर के 1947 जब भारत आज़ाद हुआ, इस समय तक, इस पूरे कालखंड में झारखंड जो है, झारखंड का राजभाषा रह चुका है, आधिकारिक राजभाषा, ठीक है। वह क्या है, ये नागपुरी, ठीक है। जेकर सबूत किसमें मिलता है, पूर्णा, चिट्ठी पत्र सब में मिलता है, पट्टा में मिलता है, शिलालेख में, शिलालेख सभी को समझ में आता है, जो पत्थर पे खुद करके लिखा जाता है, तो इन सारी चीज़ों में मिलता है। तो दोस्तों ये था इसका सामान्य परिचय, ठीक है। नागपुरी भाषा का जो सामान्य परिचय है वो हमने बता दिया है। अब आपको इसमें क्या करना है कि आपको पीडीएफ तो मैं दे ही दूंगा, ठीक है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो इस पीडीएफ में जो भी हाईलाइटेड पॉइंट है जो मैंने बताया है, इसको अच्छा से नोट डाउन कर लेना है, ठीक है, कॉपी में, जो जो मेन पॉइंट है, और इसको रिकॉल करना है अच्छा से। वैसे तो मैंने पूरे कहानी टाइप में आपको पूरी बता दिया है, अब जो जो मेन पॉइंट है उसको आप रिकॉल कर लीजिएगा। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला इसी का टॉपिक है वह क्या है, नागपुरी भाषा का उद्भव एवं विकास। की नागपुरी भाषा का उद्भव कैसे हुआ, उद्भव मतलब शुरुआत कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, वो तो कुछ बातें तो हम अभी ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है, चुटिया नागपुर के बारे में। अच्छा, इसका उद्भव और विकास के बारे में थोड़ा समझते हैं, जो कि हमारा अलग से एक टॉपिक है। नागपुरी भाषा जिसे सदानी या सदरी भी कहा जाता है, तो नागपुरी भाषा को क्या कहा जाता है, सदानी या सदरी भी कहा जाता है। झारखंड क्षेत्र की एक प्राचीन आर्य भाषा है, तो झारखंड क्षेत्र का एक प्राचीन आर्य भाषा है, ठीक है। अभी मैंने देखा था कि आर्य लोग आए थे, जो बीपी केसरी वगैरह लोग थे, इन्होंने इसको जिक्र किया था। तो हम कह सकते हैं कि नागपुरी भाषा, जिसको सादरी या सदानी भी कहते हैं, गंवारी, बहुत सारा अलग अलग नाम जानते हैं, तो ये प्राचीन आर्य भाषा है, जिसका अगर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो याद रखिएगा इसको अच्छी तरह से, कि जिसका उद्भव जो है कहाँ से हुआ है, कौन सी भाषा से, तो मगधी अपभरण से माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा जा चुका है। जितना बात हम बता रहे हैं, है ना, तो ये जहाँ पर हाईलाइट कर रहे हैं मतलब समझिए वो पूछा जा चुका है। तो इसका उद्भव जो है कहाँ से हुआ है, तो याद रखिएगा मगधी अपभरण से माना जाता है। यह भाषा धीरे धीरे स्थानीय बोलियों में, जनजातीय भाषाओं और आसपास की भाषाओं के प्रभाव में विकसित हुई। तो ये शुरुआत तो हुआ मगधी अपभरण भाषा से, और बाद में यही धीरे धीरे जो है वहाँ के स्थानीय बोली जो था, वहाँ का स्थानीय जनजातीय भाषा था, है ना, और आसपास के जो भाषा था उससे उसके प्रभाव में आया, और फिर धीरे धीरे जो है वह नागपुरी भाषा का प्रचलन शुरू हुआ। प्रारंभ में यह मुख्यतः बोलचाल की भाषा थी। प्रारंभ में जो है यह केवल क्या थी, लोगों का बोलचाल की भाषा थी, जो विभिन्न समुदायों के बीच संपर्क भाषा के रूप में काम करता है। अब इंग्लिश में कभी कभी क्या कर देगा संपर्क भाषा की जगह यूज करेगा लिंग्वा फ्रैंका का। तो याद रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको, ठीक है। तो नागपुरी भाषा को और किन नाम से जाना जाता है, या किसका दर्जा मिला है, तो नागपुरी भाषा को लिंग्वा फ्रैंका का दर्जा मिला है। और लिंग्वा फ्रैंका का मतलब क्या होता है, संपर्क भाषा, सेतु भाषा, जो एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है। समझ में आया कि नहीं है? तो नागपुरी भाषा को लिंग्वा फ्रैंका कहा जा चुका है, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से नागपुरी भाषा का विकास नागवंश के शासनकाल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर ऐतिहासिक दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो इसका जिक्र मिलता है कि नागवंश के शासनकाल से जो है ये शुरू हुआ। 17वीं शताब्दी में लगभग 1626 ईस्वी में नागवंशी राजा रघुनाथ निरपति के समय इसके लिखित साहित्य का प्रमाण मिलता है। मतलब आज से बहुत समय पहले, यानी 17वीं शताब्दी में 1626 ईस्वी में, है ना, जो है वह लिखित साहित्य का उल्लेख मिलता है, जो कि रघुनाथ निरपति जो राजा थे उस समय का साहित्य है। और रघुनाथ निरपति का जो है कविता वगैरह भी मिलता है। तो समझ जाइए उस समय जो है कविता और साहित्य जो है 1626 के आसपास जो है
चल रहा था, मतलब उस समय जो है नागपुरी भाषा जो है उतना डेवलप हो चुका था, है ना, जब लोग वहाँ कविता और साहित्य वगैरह लिखा कर रहे थे। मतलब समझ लीजिए वो कितना प्राचीन भाषा है। ठीक है, जिससे स्पष्ट होता है कि उस समय तक यह भाषा एक विकसित साहित्यिक रूप का ग्रहण कर चुकी थी। मतलब इससे ये बात समझ में आ रहा है कि 1626 के आसपास यानी 17वीं शताब्दी में पूरी तरह से विकसित हो चुकी थी, है ना, और साहित्यिक रूप में ग्रहण कर चुकी थी। इतना ही नहीं, यहाँ पे है कि लोकगीत, है ना, लोक कथाएं, कहावत, मुहावरा इत्यादि नागपुरी के प्रारंभिक विकास के प्रमुख आधार रहे हैं। ठीक है, प्रारंभ में जो है आप देखिएगा कि गांव के आसपास में जब हम लोग भी रहा हुआ करते थे, बचपन में जो छोटे थे उस समय भी जो है वहाँ आपकी नानी दादियाँ इत्यादि जो है, ये जब आप दोस्त आपस में बाहर निकल जाते थे खेलने के लिए, तो शाम में एक का एक समय हुआ करता था, वहाँ पे लोग एक दूसरे को कहावत पूछते थे या बुझवल पूछते थे। समझ में आएगी नहीं है, ऐसा होता था। अब के समय में ऐसा होता ही नहीं होता है ना। जो अभी के जो जनरेशन है, छोटे बच्चे हैं, आप बताइएगा क्या है नहीं है। बाकी हम लोग के समय में ऐसा ही हुआ है। तो लोकगीत, लोक कथा, कहावत, मुहावरा नागपुरी के प्रारंभिक विकास में जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रखते हैं। समझ में आ रहा है। और आपको इन सब के बारे में पता ही है कि ये लोक कथा वगैरह जो हो गया, है ना, कहावत हो गया, इसका कोई राइटर फाइटर होता नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है। लोक कथा, लोकगीत वगैरह ये शुरू से चला आ रहा है, एक प्रचलित है ना। और ये मुँह ज़बानी जो है वह एक पूर्वज से दूसरे, दूसरे से तीसरे में इस तरह से वह चला जाता है, और ये काफ़ी फेमस हो जाता है ना, पूरे क्षेत्र में, उस एरिया में। ठीक है, और इसीलिए इसको लोक कथा यानी लोगों का कथा, लोगों का गीत इस तरह से कहा जाता है। आगे है ब्रिटिश काल, है ना। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं कि ब्रिटिश काल में नागपुरी भाषा की विकास को नई दिशा मिली। पहले तो जो जितना विकास हुआ वह हुआ ही, लेकिन ब्रिटिश काल में भी जो है नागपुरी भाषा को विकास को एक नई दिशा मिली, है ना। और अंग्रेजों के समय में जो है नागपुरी भाषा आगे काफ़ी विकास हुआ। अब इसके दो पीछे वजह था, रीजन था। ठीक है, अब बहुत लोग बोलेंगे सर कि उन लोगों को जरूरत पड़ा था कि नागपुरी भाषा को विकास करना था, वो तो कभी चाहेंगे नहीं, वो तो अपना चाहेंगे कि इंग्लिश भाषा को विकसित करे ना, क्या जरूरी था नागपुरी भाषा को विकास करने का। तो इसका दो कारण था, वो अपने फायदा के लिए ही इसको किए थे। ठीक है, पहला कारण हम आपको बता दें कि झारखंड में जो है कई एक जनजाति रहते थे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है। अब कई जनजाति जब रहता था तो इन सारी जनजातियों की अलग अलग भाषाएं थी, और अलग अलग भाषा जो है वह बोलना उन लोगों की बस की बात नहीं है, वो जानना उन लोगों की बस की बात नहीं है। समझ में आया कि नहीं है। और अधिकतर जो पढ़े लिखे लोग जो हुआ करते थे उस समय, ठीक है, जो सदान समाज से थे या जिस भी समाज से थे, या फिर मान लें कि कुछ पढ़े लिखे जनजातीय लोग थे, उनको नागपुरी आता था। समझ में आया था, आया कि नहीं आया। तो नागपुरी के माध्यम से जो है वो आसानी से सारे लोगों को साध सकते थे, सारे जनजाति लोगों को तक अपनी बात को पहुंचा सकते थे, चाहे वह ईसाई मिशनरियों के माध्यम से अपने धर्म का प्रचार प्रसार कराना हो, या फिर किसी भी तरह से अपने नियम कानून को जो है उस क्षेत्र पे लागू करवाना, या कुछ भी बात काम होना हो, नागपुरी भाषा से वो आसानी से हो जाता था। बात समझ में आए कि नहीं। यही कारण है कि ब्रिटिश काल में जो है बहुत सारे लोगों ने जो है वह नागपुरी को, भले वह इंग्लिश में ही लिखा, लेकिन जो बहुत सारा ग्रामर वगैरह जो है तैयार किया, तरह तरह की बुकें, है ना, बनाई गई, लिखी गई। तो इसके पीछे वजह था, है ना, कि नागपुरी को जो है वो समझना चाहते थे। नागपुरी के अलग अलग जनजातियों के साथ जो है वो अपना एक तरह से शासन जो है स्थापित करना चाहते थे, तो उसके लिए करना जरूरी था। क्लियर हुआ। तो चलिए जैसे भी हो, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि नागपुरी भाषा का जो है ब्रिटिश काल में जो है एक नई दिशा मिली। ईसाई मिशनरियों ने जो है इस भाषा के माध्यम से धार्मिक जो ग्रंथ थे जैसे बाइबल, उसका अनुवाद किया। समझ में आया कि नहीं है। तथा इसके व्याकरण और शब्दकोश भी तैयार किए। तो ब्रिटिश काल में ही क्या हुआ कि ईसाई मिशनरियों के माध्यम से जो है जो धार्मिक ग्रंथ जो था बाइबल, उसका अनुवाद किया गया।
क्लियर है, मतलब उसको नागपुरी में अनुवाद किया गया। क्योंकि यहाँ के लोग अंग्रेजी तो समझ नहीं सकते थे, तो क्या समझते थे, जो जनजातीय क्षेत्र थे वो नागपुरी समझते थे। तो क्या हुआ कि अलग अलग बुक तो छापना संभव नहीं है अलग अलग जनजातियों लोग के लिए, तो वो क्या किए, नागपुरी में जो है उसको छपवा दिए। अब जब नागपुरी में उसको छपवा देंगे तो सारी जनजाति उसको समझ जाएंगे नागपुरी में। बात समझ में आया कि नहीं है? तो इसीलिए जो है बाइबल को उन्होंने क्या किया, जो धार्मिक ग्रंथ है उसको उन्होंने नागपुरी में अनुवाद करवाया। क्लियर है बात? आगे है इसके इतना ही नहीं, आगे उन्होंने जो है नागपुरी व्याकरण और शब्दकोश भी तैयार किए, जिससे उन लोगों को समझने के लिए फायदा होता है या लोगों को वो अपनी बातों को समझा पाते। क्लियर है? आगे है 19वीं शताब्दी के अंत तक अर्थात 1886 ईस्वी के आसपास से नागपुरी में लेखन और प्रकाशन की परंपरा शुरू हुई। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि नागपुरी भाषा का लेखन और प्रकाशन जो है वो शुरुआत कब हुई, 19वीं शताब्दी के अंत तक कह सकते हैं आप, या फिर 1886 के आसपास, है ना, नागपुरी लेखन और प्रकाशन प्रारंभ हुआ। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। 20वीं शताब्दी में विभिन्न विद्वानों, है ना, 20वीं शताब्दी में जो है यानी कि 1901 के बाद इस तरह से आप कह सकते हैं। तो 20वीं शताब्दी में बहुत सारे अलग अलग विद्वान जो थे, जैसे कि फादर पीटर शांति नौरंगी हो गया, पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी, प्रोफेसर केसरी हो गया कुमार आदि ने नागपुरी व्याकरण साहित्य मानकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया, है ना। तो जैसा मैंने कहा था कि साहित्य का ये शुरुआत जो है वह 19वीं सदी के अंत तक और 1886 ईस्वी के आसपास से शुरू हुआ, और बाद में जो है इन लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। कौन लोग? तो यहाँ पे मैंने आपको नाम बताया, ठीक है, कि फादर पीटर शांति नौरंगी, पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी, प्रोफेसर केसरी कुमार, इन लोगों ने जो है नागपुरी व्याकरण पर काफ़ी फोकस किया, साहित्य पर फोकस किया। ठीक है, आगे है आकाशवाणी, पत्र पत्रिकाओं और सांस्कृतिक आंदोलन ने भी जो है नागपुरी भाषा को काफ़ी प्रयोग हुआ है। नहीं, जो आकाशवाणी चलती थी, है ना, आकाशवाणी रांची, उसमें भी जो है नागपुरी भाषा का प्रयोग होने लगा। पत्र पत्रिकाओं में भी जो है इसका यूज होने लगा, और जो उस समय के जो सांस्कृतिक आंदोलन चलते थे उसमें भी जो है इसको काफ़ी बढ़ावा मिला। क्लियर हो गया? तो 20वीं शताब्दी में ये फिर काफ़ी एक तरह से जो कह सकते हैं कि नागपुरी भाषा जो है आगे बढ़ाए। अब थोड़ा वर्तमान कॉन्टेक्स्ट में इसको समझ लेते हैं। तो वर्तमान समय में नागपुरी भाषा शिक्षा, साहित्य, लोक संस्कृति, यहाँ तक कि फिल्म जो है जो अभी हॉलीवुड चल रहा है, ठीक है, और मीडिया के माध्यम से भी जो है निरंतर विकसित हो रही है। तो अभी जो है ये बिल्कुल चल रहा है ना, अपने पिक पर। आगे पिक तो नहीं कह सकते हैं, हाँ, लेकिन अभी अग्रसर है विकास की ओर। आगे है निष्कर्ष क्या निकलता है। तो यहाँ पे निष्कर्ष हम ये कह सकते हैं कि नागपुरी भाषा का उद्भव जो है प्राचीन आर्य भाषाओं से हुआ है, ठीक है, और जिसमें हमने अभी बात किया था कि ये मगधी अपभ्रंश, है ना, मगधी अपभ्रंश भाषा जो था। क्लियर है? मगधी अपभ्रंश भाषा से जो है इसका शुरुआत मानी जाती है, और ये प्राचीन आर्य भाषाओं से इसका उद्भव हुआ, ये याद रखिएगा। यह लोक जीवन, ऐतिहासिक परंपरा, मिशनरियों के प्रयास तथा आधुनिक माध्यमों के सहयोग से विकसित होकर आज एक समृद्ध और सशक्त भाषा के रूप में स्थापित हो चुकी है। तो ये निष्कर्ष है, ठीक है। बाकी जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑलरेडी हम ऊपर बता चुके हैं, तो इन सारी चीज़ों को आप धीरे धीरे करके नोट कर लीजिएगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप काफ़ी टेंशन में नहीं रहिएगा कि हम इतना तेज़ी से बता रहे हैं, क्योंकि इतना सारा कंटेंट है, ठीक है। ये अगर हम देखें मेरा PDF जो है ये करीबन 24-25 पेज का है, तो ये काफ़ी लंबा है ना, क्योंकि इसमें एक एक चीज़ हमने इंक्लूड किया है। केवल ये नहीं है 24-25 का पेज इसलिए है कि करीबन मोर देन 100 MCQ प्रश्न हमने लिए हैं, एक एक ऑप्शन के साथ उत्तर, है ना, डिस्क्राइब किया है। तो यही कारण है कि इतना सारा कुछ है, और ये डिटेल में नहीं अगर लेंगे तो फिर ऊपर ऊपर पढ़ा के वो फ़ायदा नहीं है ना। ऑलमोस्ट अधिकतर टीचर तो है इससे ऊपर ऊपर पढ़ा के निकल जाते हैं, तो ऐसा कुछ करने से फ़ायदा है नहीं, थोड़ा सा डीप में ही चलना पड़ेगा, ठीक है। अब समझते हैं जो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
और जो बता रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को ही मिलेगा, प्रत्येक जहाँ तक हम हाईलाइट कर रहे हैं उसको आप केवल विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बाकी तो हम समझा ही दे रहे हैं आपको। तो नागपुरी भाषा का क्षेत्र विस्तार, नागपुरी भाषा का क्षेत्र विस्तार कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है। तो नागपुरी भाषा का विस्तार झारखंड कर अलावे बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ कर सीमा से लागल जिला मन में और इकर अलावा असम कर चाय बागान और अंडमान निकोबार कर क्षेत्र तक फैलला है। तो नागपुरी भाषा का क्षेत्र जो है कहाँ कहाँ तक, तो सीधा सीधा बात करें कि हमारा जो झारखंड है ना, हमारा जो झारखंड राज्य है तो उसके जो पड़ोसी राज्य हैं, है ना, तो पड़ोसी राज्य में जो इधर अगर आप देखेंगे तो वेस्ट बंगाल हो गया, है कि नहीं। आपका पूर्व में, पश्चिम में क्या हो गया आपका इधर, तो पश्चिम में इधर आपका छत्तीसगढ़ हो गया, क्लियर है। उत्तर में उधर बिहार हो गया, क्लियर है। और दक्षिण में उड़ीसा हो गया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो इसके साथ तो सीमा लगती ही लगती है, ठीक है। लेकिन छत्तीसगढ़ पहले एमपी का पार्ट हुआ करता था, ठीक है, बाद में ना कट के छत्तीसगढ़ बना। तो कहीं ना कहीं जो नागपुरी भाषा का जो प्रचलन है वह छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों ही जगह है। बात समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं आसानी से। तो हम अभी क्या बता रहे थे कि नागपुरी भाषा का विस्तार कहाँ, बंगाल में तो है ही, है ना, बंगाल में, फिर उड़ीसा, आपका ये साउथ में उड़ीसा, मध्य प्रदेश, यहाँ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों जगह, क्लियर है। और बिहार के कुछ जो बाउंड्री वाला जो क्षेत्र है, बाउंड्री वाला क्षेत्र में समझ में आ रहा है, वैसा कुछ जिला बिहार के, ठीक है, जैसे पूर्णिया जिला वगैरह हो गया, अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है, जो झारखंड के बॉर्डर से सटे हुए हैं, तो वहाँ पर भी आपको नागपुरी देखने को मिलेगा। तो ये रहा विकास क्षेत्र। अच्छा, कुछ ऐसे भी जगह हैं जैसे यहाँ के लोग जो है कार्य करने के लिए बाहर जाते थे, है ना, मजदूरी वगैरह करने के लिए, जैसे चाय बागान वगैरह हो गया, है ना, असम का, तो वहाँ पर भी जो है आपको नागपुरी भाषा देखने को मिलेगा। क्योंकि लोग यहाँ से काम करने जाते थे तो अपनी भाषा संस्कृति को छोड़ते नहीं थे। अब जो जाएंगे तो वहाँ पर भी लोग बोलते थे। तो यही कारण है कि असम का चाय बागान वगैरह हो गया, अंडमान निकोबार, ये सारे क्षेत्र में जो है नागपुरी भाषा देखने को मिलता था बहुत पहले से ही। अब तो जो है इंडिया का अधिकतर भाग में जो है आपको देखने को मिलेगा, बड़ा बड़ा सिटी शहरों जगह में भी देखने को मिलेगा। क्योंकि बिहार झारखंड के बहुत सारे लोग जो है अभी बाहर जा कर के वो कार्य करते हैं, तो सब जगह ये संस्कृति आपको देखने को मिलेगा, सॉरी, नागपुरी भाषा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ रिसर्च या कुछ थ्योरी जो है अलग अलग विद्वान ने दिए हैं, तो बात करते हैं बीपी केसरी का। तो बीपी केसरी के अनुसार जो है इसका क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ है। तो बीपी केसरी का मानक है कि भौगोलिक दृष्टि से नागपुरी भाषा साहित्य कर मुख्य क्षेत्र, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लीजिएगा कि बीपी केसरी के हिसाब से जो है, अगर हम भौगोलिक दृष्टि मतलब कितना डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेके कितना डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, कितना डिग्री पूर्वी देशांतर से कितना डिग्री पूर्वी देशांतर तक जो है ये फैला हुआ है, ये हुआ भौगोलिक क्षेत्र, है ना। यह हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, हाँ, चौहद्दी भी कह सकते हैं। तो भौगोलिक दृष्टि से जो है ये आपको बताना है, क्लियर है। तो उसके अनुसार क्या है, तो ये बीपी केसरी बताए हैं कि 22 डिग्री, क्या है, 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश, है ना, क्या है, 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक नागपुरी भाषा क्षेत्र जो है फैला हुआ है। और 83 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर के 87 डिग्री पूर्वी देशांतर तक, क्लियर है। और यह क्षेत्र कैसा, आयताकार, वैसे हमारा झारखंड जो है वह एक आयताकार क्षेत्र ही है लगभग, ठीक है। तो इस पूरे क्षेत्र में यह पसरल है, पसरल है मतलब फैला हुआ है, कौन, नागपुरी भाषा। जेकर में कौन कौन सा, संथाल परगना कर कुछ भाग जेकि पूरब बटे निकलल है। तो संथाल परगना का कुछ भाग जो पूर्वी हिस्सा की ओर है ना, तो वहाँ पर भी नागपुरी है। और इकर क्षेत्र जो है अभी 30 से 35 हजार वर्ग मील में फैलल है, मतलब वह एरिया जहाँ पर नागपुरी भाषा बोला जाता है। तो कुल मिलाकर के हम बात करें तो 30 से 35 हजार वर्ग मील में ये फैला हुआ है। तो ये क्षेत्रफल में रहा। और अगर बात करें भौगोलिक दृष्टि से इसका कितना दूरी में फैला हुआ है, तो याद रखिएगा 22 डिग्री, है ना। इसको शॉर्ट में हम आपको लिख के बता देते हैं। क्या हमने कहा, 22 डिग्री, है ना,
नॉर्दर्न लैटिट्यूड से लेकर के 25 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड। ठीक है, तो ये रहा अक्षांश ये विस्तार। और अगर बात करें देशांतर का तो 83 डिग्री है ना ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है ना, ये लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, से लेकर के 87 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। क्लियर है, तो ये जो है आपको इतना क्षेत्र में फैला हुआ है। क्लियर है, ये लगभग आप मान के चलें झारखंड का जो एरिया है वो पूरे ये जो दिखाया जा रहा है ये पूरे झारखंड को एक तरह से शो कर रहा है। तो ये पूरे क्षेत्र में फैला हुआ है, और केवल इतना ही नहीं, झारखंड के बाहर भी अलग अलग जगहों में फैला हुआ है, जो हमने ऊपर यहाँ देखा है। समझ में आया कि नहीं है? अब बाहर जो इधर उधर फैला हुआ है तो उसको एरिया की दृष्टि से नापना काफ़ी मुश्किल है। आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी है ना, इनका क्या मानना है, इनका थ्योरी देखिए। तो अपन शोध प्रबंध इनका डॉक्टर गोस्वामी श्रवण कुमार गोस्वामी का जो शोध प्रबंध है उनका नाम है नागपुरी भाषा। इसमें उन्होंने सन 1961 ईस्वी का जो जनगणना हुआ था उसके मुताबिक बिहार का चंपारण, सहरसा जिला और पूर्णिया जिला में नागपुरी बोले वाला का ढेर संख्या है। तो ये बोल रहे हैं, जैसा मैंने शुरू में ही बताया था आपको कि बिहार झारखंड के नॉर्थ में जो बिहार है तो वहाँ पर भी कुछ ज़िले जिसमें कि पूर्णिया हो गया, सहरसा और चंपारण, तो वहाँ पर भी जो है आपको नागपुरी भाषा देखने को मिलेगा। क्यों? चूँकि वह झारखंड से सटा हुआ बॉर्डर का एरिया है, तो वो उस क्षेत्र में जो है उसका नागपुरी क्षेत्र का भाषा का प्रभाव है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये जिला का नाम जरूर याद रखिएगा। और किसने कहा है? श्रवण कुमार गोस्वामी ने। आगे कुमारी वासंती, डॉक्टर कुमारी वासंती के अनुसार जो है क्या क्षेत्र है वो देखते हैं। तो डॉक्टर कुमारी वासंती कहते हैं कि अच्छा, इनका जो बुक है क्या है? जर्नल ऑफ ट्राइबल एंड रीजनल स्टडीज, वॉल्यूम 1987। तो 1987 में ये बुक आया, और ये बुक का नाम क्या है? ये जो सॉरी ये जर्नल है ना, तो जर्नल ऑफ ट्राइबल एंड रीजनल स्टडीज में नागपुरी क्षेत्र निर्धारित करते हुए बोले हैं कि नागपुरी भाषा का क्षेत्र छोटा नागपुर कर पूरब में है ना, तो छोटा नागपुर का जो पूरी वाला एरिया है तो उसमें क्या है? संथाल परगना, देवघर, पश्चिम बंगाल का झालदा जिला, पुरुलिया जिला, बांकुड़ा और मिदनापुर तक पश्चिम। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है पंडित, ये याद रखिएगा अच्छा से। ठीक है, एक बार हम पुनः आपको रिकॉल कर देते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आना कंपलसरी और आएगा ही क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा बिहार का तो बात हमने जस्ट ऊपर बताया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल का। तो पश्चिम बंगाल में कहाँ कहाँ फैला हुआ है? तो झालदा जिला हो गया, पुरुलिया जिला हो गया, बांकुड़ा हो गया और मिदनापुर। तो यहाँ तक जो है इस पूरे क्षेत्र में नागपुरी का वर्चस्व है, नागपुरी वहाँ पर देखा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं पश्चिम में है ना, मतलब झारखंड के पश्चिमी क्षेत्र में है ना। तो झारखंड के अगर पश्चिम में बात करें, और ये सारा क्या था? पूरब में। और केवल इतना ही नहीं, संथाल परगना तो खैर अपना झारखंड है तो वहाँ है ही, देवघर झारखंड का ही पार्ट है तो वहाँ है ही, लेकिन ये पश्चिम बंगाल का पार्ट था। झालदा, पुरुलिया, बांकुड़ा, मिदनापुर, इन सारे क्षेत्र में नागपुरी भाषा आपको देखने को मिलेगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं झारखंड के पश्चिम में। तो पश्चिम में क्या है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। तो जसपुर उस समय का मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब बता दें जसपुर जो है छत्तीसगढ़ का पार्ट है ना। तो ये पुराना जो है व्याकरण वगैरह है, तो इसीलिए जो है मध्य प्रदेश कर जसपुर लिखा है, लेकिन जसपुर है छत्तीसगढ़ का हिस्सा। ठीक है, अभी क्योंकि ये पहले मध्य प्रदेश का ही पार्ट हुआ करता था। तो पश्चिम में जो अभी जो जसपुर वाला क्षेत्र है, फिर अंबिकापुर हो गया, कोरबा हो गया, कोरिया, फिर रामगढ़, ये रामगढ़ जो है वही वाला उधर का जो रामगढ़ है, और सुरगुजा, ये सब जो है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का हिस्सा है। वहाँ पर अभी भी आपको नागपुरी भाषा देखने को मिलता है। और आगे है दक्षिण में। तो झारखंड के दक्षिण में जो है आपको क्या देखने को मिलेगा? उड़ीसा। तो अब उड़ीसा में कहाँ तक फैला हुआ है? तो उड़ीसा का राजगंगपुर। चलिए देखिए, तो क्या कह रहा है कि उड़ीसा का राजगंगपुर, फिर है सुंदरगढ़, संभलपुर, तालचर, मयूरभंज, बोनाईगढ़, बांबड़ा और ढेंकानाल आदि क्षेत्र, ये पूरा जो है वह उड़ीसा का क्षेत्र है। इन सारे क्षेत्र में जो है आपको नागपुरी भाषा देखने को मिलेगा, जो कि एक तरह से झारखंड के बॉर्डर से सटे
उड़ीसा के ज़िले। ठीक है, तो कौन कौन से हैं बताइए, एक बार फिर से देख लेते हैं। राजगंगपुर आपको याद रखना है पड़ेगा, सुंदरगढ़, संबलपुर, तालचर, मयूरभंज, बोनाईगढ़, बामड़ा और ढेंकानाल। ये क्षेत्र जो है यहाँ पर भी आपको नागपुरी देखने को मिलेगा। और उत्तर में अगर हम बात करें उत्तर में, है ना, तो उत्तर में जो बिहार है वहाँ पलामू और हजारीबाग का सीमावर्ती क्षेत्र है ना, पलामू और हजारीबाग के से के साथ, है ना, सीमा साझा करने वाले बिहार के जो जिले हैं, जिसमें ऊपर में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, क्या क्या है, चंपारण, है ना, क्या है, चंपारण, है ना, ये ऊपर में देखिए सीधे सीधे चंपारण, सहरसा और पूर्णिया इन क्षेत्रों में फैला हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चलिए आगे बात करते हैं। डॉक्टर गिरिधारी राम गंजू ये क्या किए थे, एक बार बांग्लादेश की शैक्षणिक भ्रमण में गए थे, है ना, बांग्लादेश घूमने के लिए गए थे शैक्षणिक भ्रमण के लिए। तो उन्होंने क्या देखा, अपना बांग्लादेश का शैक्षणिक भ्रमण में या उसके क्रम में नागपुरी भाषा भाषी कर बड़ संख्या पाले, मतलब नागपुरी भाषा बोलने वाला की संख्या जो है बहुत ज़्यादा थी जब वो बांग्लादेश की यात्रा पर गए थे। तो ये बात कर चर्चा जो है वो अपना आलेख जो उन्होंने लिखा था वहाँ पर उन्होंने किया। क्लियर है। तो आपने क्या देखा, उसके अनुसार उन्होंने कहा कि अपना, है ना, देश भारत देश में तो अलग अलग आपने देखा कि अंडमान निकोबार में है, असम चाय बागान में, अभी के वर्तमान समय देखा जाए तो पंजाब, चेन्नई, मद्रास, सॉरी उसी का नाम ही अभी चेन्नई मद्रास का, ठीक है, बम्बे बम्बे। तो अलग अलग जगह में जो है आपको झारखंड नागपुरी देखेगा, झारखंड की भाषा नागपुरी देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग वहाँ काम करने के लिए गए, तो वहाँ कोई लोग बस गए हो या फिर लंबे समय से रह रहे हैं, तो भाषा संस्कृति जो है वो उसको भूले नहीं है, जहाँ लोग जाते हैं तो वहाँ पर उसका प्रयोग होता है। यही कारण है कि आपको देखने को मिलता है। क्लियर है बात? तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। इनके अनुसार वो क्या बोलते हैं, ध्यान से देखिए। तो वो बोलते हैं कि ई लखे नागपुरी अपन देश में तो है ही, लेकिन देश से बाहर, है ना, देश भर में नहीं बल्कि विदेशों में, यानी कि बांग्लादेश क्या है, सीधा सा बात है, एक अलग देश है, तो विदेशों में भी जहाँ जहाँ रोजी रोटी कमाए ले यहाँ के रहने वाले लोग गए होंगे, है ना। केवल आज बांग्लादेश ने, अलग अलग देश में जो है आपको बहुत सारे अलग अलग बाहर के देश में भी लोग काम करने के लिए गए, तो वहाँ पर भी आजकल फैला हुआ है। तो विदेशों में भी जो है जो लोग जो रोजी रोटी कमाने के लिए गए बाहर रोजगार के लिए, तो वहाँ पर अभी रह बस गए लोग और वहाँ पर ये भाषा का प्रचार प्रसार हुआ। तो क्लियर है आपकी बात, है ना। तो ये डॉक्टर गिरिधारी राम गांजू इस बात को बोले हैं। अब बात कर रहे हैं वर्तमान समय की बात। तो एखन कर बेरा में बहुत बड़ संख्या में नागपुरी भाषा कर बोलवैया मन है। अब कहाँ कहाँ जो है अभी नागपुरी फैला हुआ है, तो वो जरा देखिए वर्तमान सिचुएशन में। तो दिल्ली हो गया, कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई, इन सारे जो बड़े बड़े शहर हैं, इन सारे जगहों पर आपको देखने को मिलेगा। अब देखने को मिलेगा मतलब एक एक आदमी नहीं जानेगा, लेकिन वहाँ पर जहाँ जो वहाँ के ग्रामीण एरिया है या फिर वहाँ पे, सॉरी ग्रामीण एरिया बोलते हैं, शहरी क्षेत्र में जो वैसा इलाका जहाँ पे गरीब लोग मजदूर लोग जहाँ पर रहा करते हैं, तो वो वहाँ पर आपको लगभग देखने को मिलेगा। क्योंकि वहाँ पर जो यहाँ के जो मजदूर जाके वहाँ रह बस गए, तो वहाँ पर ये जो है आपको भाषा का प्रचार प्रसार हुआ। क्लियर है। तो कुल मिलाए के कहल जा सकेला कि क्षेत्र विस्तार कर नज़र से दुनिया कर कई ठो छोटे मोटे देश कर क्षेत्रफल से भी बगरा ठाव में नागपुरी पसरल है। मतलब दुनिया में बहुत सारा ऐसा छोटा छोटा देश है ना, उससे बड़ा एरिया में जो है झारखंड के जो नागपुरी भाषा है उसको बोलने वाले लोगों का क्षेत्रफल है। ठीक है। तो जहाँ तक बोलवैया कर संख्या कर बात है, तो डॉक्टर केसरी अपन किताब का नाम क्या है, नागपुरी गीतों में श्रृंगार रस। ठीक है। तो इस किताब में 1961 ईस्वी कर जनगणना कर उल्लेख कर हिसाब से बताएं कि नागपुरी बोले वाला मनक संख्या जो है 3,50,00,000 3,50,00,000 नागपुरी भाषा को बोलने वाले लोग थे। ये अभी के डाटा नहीं है, ये डाटा है 1961, बहुत पहले, जब हम लोग का जन्म ही नहीं हुआ था। समझ में आप, कहाँ हम लोग का जन्म 1995 96 में, ये तो मेरा बात कर रहे हैं, है ना। कुछ लोग बड़े होंगे हमसे, कुछ लोग छोटे होंगे। ठीक है। तो 1961 की बात है, जहाँ पर इस भाषा बोलने वाले लोग की संख्या 3,50,00,000 के आसपास थी, और अब तो कितना होगा आप समझ ही सकते हैं।
ठीक है। तो ये था नागपुरी भाषा का विस्तार। दोस्तों आपको कैसा लगा वीडियो? ठीक है, चूँकि अगर और वीडियो को आगे खींचेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो, 1 घंटा का ऐसे ही वीडियो। अब जो बच गया है वह बच गया नागपुरी भाषा की भाषाई पहचान और स्थिति। और ये जो भी टॉपिक हम अभी तक बताए, ये दोनों ही पेपर 1 और पेपर 2, चाहे तो वो 1 to 5 के लिए या फिर 6 to 8, दोनों ही के लिए सारा बात इम्पोर्टेंट था। क्लियर है बात? तो ये लास्ट वाली जो बात बच गई है, इसको अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। और केवल इसको नहीं, मैंने जैसे कहा है, ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखने के बाद हम लोग जो है इस तरह से जैसे नागपुरी भाषा का समान परिचय, इससे जो है जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं, इन सारे महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लोग देखेंगे। करीबन 30-35 महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। इसके बाद खंड 2 देखिए। अब इस तरह से इसका उत्तर भी जो है आपको लास्ट में प्रोवाइड कर दिया गया है, हम तो एक्सप्लेन कर ही देंगे। फिर नागपुरी भाषा का उद्भव विकास, इससे रिलेटेड प्रश्न, तो खंड वाइज जो है हम MCQ प्रश्न जो है आपको इस तरह से रेडी करके आपको देंगे, प्रैक्टिस कराएंगे। क्लियर हो गया? तो दोस्तों हम बार बार तो बोलते नहीं हैं, ठीक है, आपसे और ज़्यादा हम उम्मीद भी क्या कर रहे हैं, ठीक है, कि आप वीडियो को लाइक शेयर करिए और सबसे पहले तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि नोटिफिकेशन आपको पहुंचेगा। क्लियर है? साथ ही साथ इसे हमारी कोई ये तो हो नहीं रही है कि हम आपसे कुछ पैसा मांग रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, है ना। आपके लिए हम इतना मेहनत करने के बाद आपको जो है वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, मटेरियल दे रहे हैं, तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, कभी दिन भर चला जाता है। क्लियर है? तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान से समझें और तैयारी को मजबूती दें। क्लियर है? चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए अगली वीडियो में। तब सभी को मेरी ओर से शुभ संध्या। धन्यवाद।